नमस्ते। मैं डॉक्टर गुंजनकर, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत विषय के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिया गया है। इस नाटक में 7 अंक हैं और इसका प्रथम अंक का प्रारंभ हम पूर्व की कक्षा में कर चुके हैं। हमने पढ़ा था कि नाटक का प्रारंभ एक सूत्रधार और नटी के मंच पर प्रवेश से होता है। दोनों के बीच में कुछ वार्तालाप होते हैं। उसके पश्चात एक दृश्य सामने आता है जिसमें जो राजा है वो एक हिरण का पीछा करते हुए दिखाया जाता है और राजा के साथ एक सारथी है और राजा रथ पे बैठा हुआ है और आगे आगे हिरण दौड़ रहा है। राजा कहता है, सूत हे सारथी, दूरम अमुना सारंगेन वयम आकृष्टा। अमुना सारंगीन इस हिरण के द्वारा हम लोग दूर तक खींच लिए गए हैं। अयम पुनः इदानीम अपि, और यह हिरण इस समय भी ग्रीवा भंगा विरामम मुहुरनुपतति स्यंदने वत दत्त दृष्टि पश्चातेन प्रविष्टः शर्पतन भयात् भूयसा पूर्वकायम दर्वैरर्ध अवलीडै श्रम विवृत मुख भ्रंश विकीर्ण वर्तमा पश्य उदग्र प्लुतत्वाद वियति बहुतरम स्तोकम ऊर्व्याम प्रयाति। ग्रीवा भंगाभिरामम, गर्दन को मोड़ने से सुंदर, मुँह बार बार, अनुपतति पीछे दौड़ते हुए, स्यंदने रथ पर, दत्त दृष्टि लगाए हुए, पश्च पीछे के, अर्धेन आधे शरीर से, प्रविष्टा प्रवेश किया हुआ, शरपतन भयात बाण गिरने के भय से, भूयसा अत्यधिक, पूर्वकायम शरीर के अगले भाग में, दर्वई रर्द अवलीडई आदि चबाई गई कुशाओं से, श्रम विवृत थकान के कारण खुले हुए, मुख भ्रंश भी मुँह से गिरने वाली, कीर्णवर्तमा मार्ग से व्याप्त, पश्य देखो उदग्र प्लुतत्वात् ऊंची छलांग लगाने के कारण, वियति आसमान में, बहुतरम ज़्यादा, स्तोकम थोड़ा, उर्व्याम प्रयाति पृथ्वी पर चलता है। पश्य देखो, अनुपतति स्यंदने ग्रीवा भंगाभिरामम दत्त दृष्टि। देखो, पीछे दौड़ते हुए रथ पर गर्दन को मोड़ने से सुंदर दृष्टि लगाए हुए, यानी जो हिरण है वो आगे दौड़ रहा है, पीछे पीछे उसके रथ जा रहा है, रथ आ रहा है। तो पीछे दौड़ते हुए रथ पर गर्दन को मोड़ने से सुंदर दृष्टि लगाए हुए, यानी हिरण आगे दौड़ रहा है लेकिन उसकी जो निगाहें हैं वो रथ पर ही लगी हुई हैं कि रथ कितनी दूर आ गया, मेरे कितने पास आ गया रथ, मुझे और तेज दौड़ना है। तो बार बार गर्दन मोड़कर वो पीछे देख रहा है। तो पीछे दौड़ते हुए रथ पर गर्दन को मोड़ने से सुंदर दृष्टि लगाए हुए, शरपतन भयात, बाण के गिरने के भय से, भूयसा अत्यधिक, पश्चार्धेन प्रविष्टः पूर्व कायम प्रविष्टः, पीछे के आधे हिस्से से, मानो शरीर का उसका अगला हिस्सा में प्रवेश किया हुआ सा, यानी वो इतनी तीव्रता से दौड़ रहा है कि ऐसे लगता है कि उसका शरीर का पिछला भाग जो है वो आगे की शरीर के भाग में प्रवेश कर गया हो। श्रम विवृत मुख भ्रंश भी, थकान के कारण खुले हुए मुख से गिरने वाली, अर्ध अवलीड़े धरवई आदि चबाई हुई कुशाओं से, कीर्ण वर्तमा जिसका मार्ग व्याप्त है। जो हिरण था वो कुशाओं को खा रहा था और जैसे ही उसने रथ को देखा, राजा के रथ को, उसके जो कि धनुष प्रत्यंचा लिए हुए उस पर बाण चलाने वाला है, तो जो हिरण है वो भागने लग गया था। तो उसने मुंह में जो आधी चबाई हुई कुशाएँ थी, थकान के कारण खुले हुए मुख से वो जो चबाएँ हैं, जो कुशाएँ हैं वो गिर रही थी। तो ऐसे उसका जो मार्ग था उन आधी चबाई हुई कुशाओं से व्याप्त था। उदग्र प्लुतत्वात्, ऊंची ऊंची छलांग लगाने के कारण, ऊंची ऊंची चौकड़ियाँ भरने के कारण, व्यति बहुतरम, वह आसमान में ज़्यादा चल रहा था, उर्व्याम स्तोकम प्रयाति, और पृथ्वी पर बहुत कम चल रहा था। मतलब ये है कि वो इतनी ऊंची ऊंची चौकड़ियाँ भर रहा था कि पृथ्वी पर तो एक कदम चलता और आसमान में ही छलांग ज़्यादा लगा रहा था। यहाँ पर जो राजा है वो उस आगे भय के कारण, बाण लगने के भय के कारण दौड़ते हुए मृग की स्वाभाविक अवस्था का वर्णन कर रहा है कि भयभीत जो मृग था वो राजा के बाण से भयभीत जो मृग था उसकी अवस्था का वर्णन कर रहा है कि कैसा है वो मृग।
वो राजा सारथी से कहता है कि सारथी देखो, पीछे दौड़ते हुए रथ पर गर्दन के मोड़ने से सुंदर दृष्टि लगाए हुए, यानी बार बार गर्दन मोड़ कर के वो पीछे दौड़ते हुए रथ पर ही अपनी निगाह लगाया हुआ है। बाण गिरने के भय से अत्यधिक पीछे के शरीर से, आधे शरीर से मानो शरीर के अगले भाग में प्रवेश किया हुआ सा, यानी जिसके शरीर का पिछला भाग आगे के आधे शरीर में प्रवेश कर गया है। शिरम विवृत मुख प्रंचवी, थकान के कारण मुंह से गिरने वाली आदि चबाई हुई कुशाओं से जिसका मार्ग व्याप्त है, और ऊंची ऊंची चौकड़ियाँ भरने के कारण मानो आसमान में ज़्यादा और पृथ्वी पर थोड़ा चल रहा है, थोड़ा जा रहा है, दौड़ रहा है। तो प्रस्तुत श्लोक में हिरण की स्वाभाविक अवस्था का वर्णन किया गया है। स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग यहाँ पे है। भयभीत, भय की अवस्था का यहाँ पे चित्रण किया गया है। यहाँ अगर हम देखते हैं ग्रीवा भंग प्लस अविरामम, यहाँ पे दीर्घ संधि का प्रयोग है। पश्च प्लस अर्धेन, यहाँ भी दीर्घ संधि है। प्रविष्टः में प्राउपसर्ग विष धातु से ता प्रत्यय का प्रयोग है। दृष्टि में दृष्टि धातु से तिन प्रत्यय है। अर्ध प्लस अभलीड़ही, यहाँ भी दीर्घ संधि है। पश्च प्लस उदग्र, यहाँ गुण संधि का प्रयोग किया गया है। हाँ, यहाँ पे स्वभावोक्ति अलंकार तो है ही, और इसके साथ साथ यहाँ पे उत्प्रेक्षा भी है कि जैसे कि मानो शरीर के पिछले भाग को आधे के शरीर में भाग में प्रवेश किया हुआ था। और यहाँ पे स्रग्द्रा छंद का भी प्रयोग किया गया है, जो यहाँ का मेन छंद है, मुख्य छंद स्रग्द्रा का इसमें प्रयोग देखने को मिलता है। आगे अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। सूत सारथी कहता है, आयुष्मान, अरे आयुष्मान, उद्घाटनी भूमि रीति मया रश्मि संयमनाथ रथस्य मंदीकृतो भी कहा कि जो भूमि है वो ऊबड़ खाबड़ आ गई है, इसलिए मेरे द्वारा लगाम कसकर के रथ का वेग कम कर दिया है। 3 मृग एश विकृष्टांतर है समृद्धा, इसलिए ये जो मृग है वो हमसे थोड़ा दूर हो गया है, क्योंकि मैंने रथ का वेग, रथ की जो गति है वो कम कर दी है। संप्रति, इस समय, समदेशवर्तिनः तेन दुरासतो भविष्यति, अब जो समतल भूमि आ गई है इसलिए आपको देर नहीं होगी। राजा कहता है, 3 ही मुंच्यताम अभिशपः, तो हे इस लगाम को छोड़ दो आप लोग, आप वो लगाम को ढीली कर दो। राजा कहता, सूत कहता है, यदि आज्ञापयति आयुष्मान, जैसे आप आज्ञा देते हैं आयुष्मान। आयुष्मान पश्य पश्य, अरे आयुष्मान देखो, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामरशिखा निभृतोर्ध्वकर्णा आत्मोद्धतैरपि रजोभिरलंघनीया धावन्त्यमी मृगजवाक्ष्मैव रथ्यः। मुक्तेषु रश्मिषु, लगाम के छोड़ देने पर, निरायत पूर्वकाया, जिनके शरीर का अगला भाग जो है वो चौड़ा हो गया है, जिनका माथा जो है वो चौड़ा हो गया है। निष्कंप चामर शिखा, जो उनकी कलंगी जो है, चवर शिखा जो है वो कैसी हो गई है, मानो कंपन रहित हो गई है। मानी इतनी गति से वो रथ दौड़ रहा है कि उसके जो घोड़े की जो कलंगी है वो ऐसा लग रहा है कि मानो वो अब हिल नहीं रही है, ऐसा लगता है कि मानो स्थिर हो गई हो। निवृत्तोर्ध करना, और जो शांत जो कान हैं वो ऊपर की ओर खड़े हैं। आत्मोद्धतैरपि रजोपि, अपने द्वारा उठाई गई धूलि से भी अलंघनीय, जो स्पर्श नहीं हो रहे हैं। धावंती, दौड़ रहे हैं। अमी, ये मृग जवा अक्षमया एव, मानो हिरणों के वेग को सहन न करने, हिरण के वेग को सहन न करने के कारण रथ्याः, रथ के घोड़े। जो सारथी है वो लगाम को ढीला करने पर हिरणों की अवस्था का वर्णन, घोड़ों की अवस्था का वर्णन करते हुए कह रहा है कि जैसे ही उसने घोड़े की लगाम ढीली करी, जो घोड़े हैं वो, उनका शरीर का अगला भाग फैल गया और वो और इतनी तीव्र गति से दौड़ रहे हैं कि ऐसा लगता है मानो जो कलंगी है वो स्थिर हो गई हो। उठाई हुई जो धूल, जो जिस धूली को वो उन्होंने पैरों से उड़ाया, जब तक वो धूल ऊपर आती है, जब तक वो बहुत आगे निकल जाते हैं, तो अपने द्वारा उड़ाई गई धूल से भी जो स्पर्श नहीं हो पा रहे हैं। तो एक बार देखिए, रश्मिषु मुक्तेषु अमिरथ्यः, अन्वय में देखिए, लगाम के ढीला छोड़ देने पर ये रथ के घोड़े मृग जवा अक्षमया, मानो मृग की गति को सहन न करने के कारण, निरायत पूर्वकाया, जिनका शरीर का अगला भाग चौड़ा हो गया है, निष्कंप चामर शिखा,
जिनकी जो चामर शिखा यानी चंवर की जो शिखा है वो मानो कंपायमान रहित हो गई, यानी इतनी तीव्र गति से चल रही है कि जो कलंगी है वो उसका अग्रभाग जो है वो मानो निश्चल हो गया है। निवृतोर्ध करना, ऊपर उसके जो कान हैं बिल्कुल उठे हुए शांत से एकदम। आत्मोद्धतैरपि रजोपि अलंघनीय, आत्मोद्धतै अपि रजोपि, अपने द्वारा उठाई गई भी धूलि से जो स्पर्शित हैं, ऐसे ये घोड़े दौड़ रहे हैं। मानो किसके कारण दौड़ रहे हैं? हिरणों की गति के वेग को सहन न करने के कारण ये जो हिरण रथ के घोड़े हैं वो तीव्र गति से दौड़ रहे हैं। तात्पर्य यही है कि जैसे ही सारथी ने लगाम ढीली करी, जो घोड़े थे उनको थोड़ी स्वतंत्रता मिली और वो मानो यह अपमान महसूस करते हुए कि हिरण कैसे तेज़ दौड़ सकता है, और उनका शरीर का अगला भाग फैल गया है, चंवर की जो कलंगी है वो एकदम स्थिर हो गई है, उनके कान बिल्कुल सीधे खड़े हैं और अपने द्वारा उठाई गई धूलि से भी जो स्पर्श नहीं हो रहे हैं, ऐसे ये घोड़े दौड़ रहे हैं। यहाँ भी सेवाउक्ति अलंकार कह सकते हैं, क्योंकि हिरणों यहाँ पे रथ के घोड़ों की स्वाभाविक अवस्था का वर्णन किया गया है जैसे ही लगाम ढीली की गई है। निभृत प्लस ऊर्ध्व कर्णः, यहाँ गुण संधि का प्रयोग है। इसी प्रकार आत्म प्लस उद्धतई, यहाँ भी गुण संधि है। अलंघनीय, लंग धातु से अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया है। धावंती प्लस अमी, यहाँ यण संधि है। शम्या प्लस एव, यहाँ गुण संधि है। और यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। सेवाभुक्ति तो है ही, लेकिन उत्प्रेक्षा भी है, मानो रथ के वेग, हिरणों के वेग को सहन न करने के कारण। और जो छंद है बसंतली का छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद। कल आगे के हम अगले श्लोक जो हैं वो हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।